नमस्कार दोस्तों, सेल्फ स्टडी वाला पर आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी पीसीएस मेंस के लिए जीएस फिफ्थ और सिक्स का कंप्लीट कोर्स। फिफ्थ का वीडियो मिलता है आपको 10 AM एंड ये सिक्स वाली क्लास आपको मिलती है 6 PM। तो अभी ये जीएस सिक्स का अपना थर्ड क्लास है। इसमें कई सब्जेक्ट हैं, यूपी इकोनॉमी, यूपी ज्योग्राफी, यूपी एनवायरमेंट। तो अभी हम यूपी ज्योग्राफी कर रहे हैं और उसकी थर्ड क्लास है। पहले भी बता चुके हैं, जितने भी लेक्चर हैं हमारे इस बुक पे बेस्ड हैं, तो आप अपना टाइम सेव करने के लिए इनको परचेज कर सकते हैं और हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ई बुक की फॉर्म में ये बुक आपको मिलेगी। So hello guys, this is me, your teacher Mohit Sharma, director Sankalp IAS Academy, having more than 15 years experience. And the sole motive behind this series is to become your favorite teacher. आपको बहुत क्वालिटी कंटेंट देने की कोशिश की जा रही है। एक ऐसी बुक डिजाइन की गई है और उस पर ये फ्री लेक्चर सीरीज है जो आपका सारा सिलेबस कवर करती है और शायद ही मुश्किल से ही इसके बाहर कुछ जाए। मेंस में आपका टोटल यहीं से आने वाला है। चलिए तो लेक्चर शुरू करते हैं। यूपी ज्योग्राफी में हमारा ये पहला वाला टॉपिक ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड रिलीफ एंड स्ट्रक्चर, इसको फिजियोग्राफी ऑफ उत्तर प्रदेश भी बोल सकते हैं, एंड ज्योग्राफिकल लोकेशन, ये हमने कंप्लीट कर लिया। ज्योग्राफिकल लोकेशन से हमने देखा था कि अभी कोई क्वेश्चन मेंस में नहीं आया। ये जो रिलीफ एंड स्ट्रक्चर है या फिजियोग्राफी ऑफ उत्तर प्रदेश है, इससे क्वेश्चन आया हुआ है। किस तरह का क्वेश्चन था कि उसके फिजियोग्राफिक फीचर लिखो, उनकी विशेषताएं बताओ, या फिजियोग्राफिक डिवीजन एंड उनकी विशेषताएं, या वो जैसे 4 डिवीजन है, शिवालिक, भाबर, गैंगेटिक, सदर्न प्लेट्यू। तो एक बार शायद ये पूछा था कि भाबर तराई के बारे में लिखो और इनके फीचर्स। तो ओवरऑल पूरा डिवीजन और पूरे के फीचर्स भी आ सकते हैं। इन चारों में से कोई एक पार्ट उसके बारे में और उसके फीचर्स भी आ सकते हैं। तो ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड रिलीफ एंड स्ट्रक्चर या फिजियोग्राफी, ये 2 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए ज्योग्राफी। इसी में एक तीसरा टॉपिक है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, जियोग्राफिकल नहीं। तो ये पहला जो टॉपिक था हमारा, उसमें 3 थे, लोकेशन, फिजियोग्राफी एंड रॉक सिस्टम। तो ये रॉक सिस्टम और हम समझते हैं, ये दोनों हम देख चुके हैं। फिर हम आज शुरू करेंगे क्लाइमेट ऑफ उत्तर प्रदेश। डन। क्लाइमेट ऑफ उत्तर प्रदेश में ये 7-8 टॉपिक हैं, जैसे की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लाइमेट ऑफ उत्तर प्रदेश, फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट ऑफ उत्तर प्रदेश, इम्प्लीकेशन या इम्पैक्ट कि उत्तर प्रदेश का जो भी क्लाइमेट है उसका उत्तर प्रदेश पे क्या प्रभाव है, मेजर क्लाइमेटिक जोन, उत्तर प्रदेश को क्लाइमेटिक जोन में कैटेगराइज करा जाता है। जैसे एग्रो क्लाइमेटिक जोन है 9, उससे क्वेश्चन आया हुआ है। वैसे ही अलग अलग ज्योग्राफर ने इनको अलग अलग तरह से कैटेगराइज किया। फिर कि जो उत्तर प्रदेश का क्लाइमेट है उसकी वजह से यूपी में कुछ चैलेंजेस होंगे। कहीं पे हीट वेव चलती होगी, कभी कोल्ड वेव चलती होगी, कहीं फ्लड आती होगी, कहीं ड्राउट होता होगा। तो वो चैलेंजेस क्या हैं? उत्तर प्रदेश में सीजन, उत्तर प्रदेश में रेनफॉल का क्या पैटर्न है, टेम्परेचर का क्या पैटर्न है। इस पे प्री में क्वेश्चन आ जाता है, सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, सबसे कम कहाँ होती है, सबसे ज्यादा तापमान कहाँ है, सबसे कम कहाँ है उत्तर प्रदेश। जीएस फिफ्थ पेपर जब हम कर रहे थे तो हमने उसकी पहली क्लास में भी इन सब पे चर्चा करी है, और हम इनको यहाँ पे देखेंगे। देखिए, तो क्लाइमेट में 8 टॉपिक हैं, इनमें से 3 या 4 टॉपिक हमारे आज की क्लास में हो जाएंगे। एंड जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो है उत्तर प्रदेश का वाला टॉपिक हम अपनी इस वाली क्लास में करेंगे। देखिए, इसमें बेसिकली पढ़ना क्या है कि उत्तर प्रदेश में कितने तरह की रॉक मिल रही है। देखना तो एक आर्कियन मिल रही है, फिर ये देखना है कि आर्कियन का इंपॉर्टेंस क्या है, ये जो आर्कियन वाली चट्टानें यूपी में कहाँ मिलती हैं और किस काम आती हैं। दूसरा कि विंध्यन सिस्टम है, तो ये कहाँ पे है, कब की बनी हुई है, किस काम आती है, क्या सिग्निफिकेंस है। तो आर्कियन, विंध्यन, गोंडवाना, टर्शियरी, क्वार्टनरी, ये सब हमें समझना है। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा जियोलॉजिकल टाइम स्केल पूरे वर्ल्ड का या इंडिया का ये पता होना चाहिए, तब आप इसको इजीली कर सकते हैं। एक बार हम जल्दी से आपको पूरे वर्ल्ड का जियोलॉजिकल टाइम स्केल दिखा देते हैं। तो हम समझते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल ऑफ अर्थ। देखिए, जब से अर्थ बनी है तब से अब तक उसको समय अनुसार 4 भागों में बांटा जाता है। सबसे जो पुराना समय है उसका, जब अर्थ बनी थी, गर्म गैस का गोला थी,
का सॉलिडिफिकेशन भी नहीं हुआ था, क्रस्ट भी नहीं बनी थी, तब उसको बोलते हैं हाइड्रोजन इयन। फिर उसका सॉलिडिफिकेशन हुआ, उस पर क्रस्ट बनना शुरू हुआ, ओशियन बने, कॉन्टिनेंट बना। तो जब ये सब कुछ हो रहा था तब उसको बोलते हैं आर्कियन इयन। और ये पता है कब से कब तक हुआ? ईयर्स काम के नहीं है, बट आप इनको समझ लो ऐसे, 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, इतनी पुरानी अर्थ मानी जाती है। यहां से लेके लगभग 4 बिलियन ईयर्स अगो तक ये पहला वाला काम ही था। फिर 4 से लेके लगभग 2.5 बिलियन ईयर्स अगो तक पृथ्वी इस स्टेज में थी कि उसका सॉलिडिफिकेशन हो। फिर थर्ड स्टेज आती है। अच्छा, ये जो सेकंड स्टेज है इसी में अंडर वाटर लाइफ का ओरिजिन हो रहा था, ग्रीन ब्लू एल्गी और ये सब चीजें जो यूनिसेलुलर बैक्टीरिया शुरू में है वो सब डेवलप हो रहे। फिर थर्ड पीरियड आता है, उसको बोलते हैं प्रोटेरोजोइक। इसमें कुछ सॉफ्ट बॉडी के ऑर्थोपोड्स, मतलब रीढ़ की हड्डी वाले जीव अभी तक नहीं आए थे, आप ऐसे समझ लो ये सब। तो ये जो पीरियड था ये वाला, इस समय पृथ्वी पे चट्टानें बनी। सबसे पुरानी चट्टान जो इस समय बनी वो थी आर्कियन। दूसरे नंबर पे जो बनी वो थी धारवाड़। तीसरे नंबर पे बनी कडप्पा। और 4 नंबर पे विंध्य। सोच के बताना, ये जो आर्कियन वाली हैं क्या इनमें फॉसिल्स वगैरह मिलेंगे? अभी तो यहाँ लाइफ स्टार्ट ही नहीं हुई थी, तो कहाँ से आर्कियन में फॉसिल मिलेंगे? फॉसिल्स नहीं मिलेंगे। तो और ये चट्टानें कैसी होंगी? सोलिडिफिकेशन जब हो रहा होगा ये सब, तो उस केस में ये चट्टानें होंगी इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक। तो आर्कियन चट्टान इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक चट्टान होती है। मेनली ये एटॉमिक मिनरल्स के लिए फेमस है। धारवाड़ मेटेलिक मिनरल्स के लिए फेमस है। तो ये धारवाड़, कडप्पा, विंध्यन ये सब सेडिमेंट्री रॉक हैं, चूंकि इनके सेडिमेंट से बनी है, या फिर ये मेटामॉर्फिक। तो इन तीनों इयोन में शुरू वाले में अर्थ में ज्यादा कुछ नहीं हुआ, बस ये 4 चट्टानों के नाम आपने याद रखने हैं, आर्कियन, धारवाड़, कडप्पा, विंध्यन। इनमें हमने बताया यूपी में आर्कियन एंड धारवाड़ एंड विंध्यन। इसके बाद में आता है फोर्थ इयोन। फोर्थ इयोन का नाम है फेनेरोजोइक। यही चल रहा है इस समय, फेनेरोजोइक इयोन। डन। तो ये जो फेनेरोजोइक इयोन है, ऊपर वाले इयोन में चूंकि बड़ी घटनाएं नहीं हुई तो इनको फर्दर डिवाइड नहीं करते, लेकिन फेनेरोजोइक इयोन में चूंकि और भी घटनाएं हुई हैं तो इसको पहले किस में डिवाइड करते हैं? एरा में। इसमें कितने एरा हैं फेनोजोइक इयोन में? देखिए, एक एरा बनता है इसका जो पुराना था, पेलियोजोइक। पेलियोजोइक एरा। उसके बाद में एरा आता है मीसोजोइक। मीसोजोइक के बाद में है फिर सेनोजोइक। कैटेगराइजेशन करना पड़ा ना, यहाँ तो बहुत सारी इवेंट हुई है, तो किस इवेंट में क्या हुआ, जैसे क्वेश्चन आता है डायनासोर कब थे और कब विलुप्त हो गए। डायनासोर का क्वेश्चन आता है, आप बताओ। ये जो मीसोजोइक वाला है इसको फर्दर कैटेगराइज करते हैं। एरा के बाद में क्या आता है फिर? पीरियड। तो मीसोजोइक में क्रिटेशियस, जुरासिक एंड ट्रायसिक। जुरासिक पीरियड में ये थे और क्रिटेशियस पीरियड में डायनासोर्स खत्म हुए। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारी इवेंट हुई है। तो शुरू के 3 इयन को किसी में कैटेगराइज नहीं करते, हेडियन इयन, आर्कियन इयन, प्रोटोजोइक इयन। बस उस समय में आपने 4 चट्टानें बनी, प्राचीन चट्टानें हैं, आर्कियन, धारवाड़, हड़प्पा, विंध्य। इनका नाम याद रखना। ये जो फेनेजोइक है इसमें ये पेलियोजोइक, तो इस भी कैटेगराइज करते हैं। पर्मियन, कार्बोनिफेरस, डिवोनियन, सिलूरियन, ऑर्डोविशियन, कैम्ब्रियन। अब यहाँ पे जो सबसे पुराना है वो कैम्ब्रियन है। उसके बाद में फिर कैम्ब्रियन के बाद शुरू होता है ऑर्डोविशियन और इसका सबसे लास्ट पर्मियन, उसके बाद फिर शुरू हो जाएगा मेसोजोइक। ये जो सीनोजोइक है इसको कैटेगराइज करा जाता है टर्शियरी में एंड क्वार्टनरी में। जो क्वार्टनरी पीरियड है वो अभी चल रहा है, ठीक। टर्शियरी वाले को फर्दर ब्रेक करते हैं, प्लायोसीन, मायोसीन, ओलिगोसीन, इयोसीन। यहाँ पे भी क्वेश्चन आता है। हिमालय बने हैं इस समय पे, तो हिमालय की 3 सीरीज है, आउटर हिमालय, लेसर हिमालय, ग्रेटर हिमालय, या शिवालिक, हिमाद्री, हिमाचल। तो सबसे पहले सबसे बड़ा वाला बना है ग्रेटर हिमालय, हिमाद्री। तो वो कब बना है? ओलिगोसीन में, इसमें आता है ओलिगोसीन। ओलिगोसीन के बाद है मायोसीन, उसमें लेसर हिमालय या हिमाचल बना। मायोसीन के बाद आता है प्लायोसीन। प्लायोसीन में आउटर हिमालय या शिवालिक बना। ये अपना मेन टॉपिक नहीं है, लेकिन यूपी की जियोलॉजी आपने समझनी है, तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल आपको अर्थ का पता होगा तभी यूपी का समझ पाओगे। तो ये हमने आपको एक हल्का सा आइडिया दे दिया। आपने बस अभी इसमें ध्यान रखना है कि 4 इयोन है। डन। देखिए, जो सबसे पहला इयोन है वो आपने याद रखना है हाइड्रोजन इयोन।
दूसरा वाला हेडियन के बाद में फिर आर्कियन, इयोन, ये सब के सब इयोन है। ओके, आर्कियन के बाद में आ गया फिर आपका प्रोटेरोजोइक इयोन, और प्रोटेरोजोइक के बाद में आ गया आपका फेनेरोजोइक इयोन। इनमें चट्टानें बनी सबसे पहले आर्कियन, आर्कियन के बाद में फिर धारवाड़, फिर कडप्पा, फिर विंध्यन। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जब हम यूपी में चट्टाने पढ़े आर्कियन, तो हमारे दिमाग में आए कि हम किसकी बात कर रहे हैं। फिर देखिए, इस फेनेरोजोइक को कैटेगराइज करा है, तो इसमें पहले आया है पेलियोजोइक, फिर है मीसोजोइक, मीसोजोइक के बाद में आया जो अभी चल रहा है सैनोजोइक। फिर जो पेलियोजोइक के समय में चट्टानें बनी हैं वो है गोंडवाना, और इसके बाद में फिर मेसोजोइक को छोड़ो, ये सेनोजोइक है, इसमें है टर्शियरी एंड क्वार्टनरी। टर्शियरी जब हिमालय बने, उसमें टर्शियरी रॉक, बेसिकली हिमालय की बात कर रहे हैं। और जो क्वार्टनरी पीरियड है, तो इसमें कौन सी चट्टानें बनी हैं, उन्हें क्वार्टनरी रॉक बोलेंगे ना। तो इतने प्रकार की चट्टानें भारत में मिलती हैं, आर्कियन, धारवाड़, कडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना, क्वार्टनरी, टर्शियरी। अब ये हर चट्टान किसी किसी चीज के लिए फेमस है, तो इन सब में कहीं मिनरल मिलते होंगे, कहीं कुछ, तो ये सब चट्टानें फेमस है। यही हमें जियोलॉजी में पढ़ना है। थोड़ा सा नया टॉपिक था, तो एक हल्का सा आइडिया आपको दे दिया कि इस टॉपिक में हमने पढ़ना है, तो समझ आ गया इसमें क्या पढ़ना है। चलिए अब देखते हैं जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश, या ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए रॉक सिस्टम इन उत्तर प्रदेश, तब भी इसका आंसर यही लिखना है। डन। देखिए, तो इंट्रोडक्शन में ये बताना आप लिख पाओगे या नहीं, कि उत्तर प्रदेश में बहुत जो पुरानी है, वेरी ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक से लेके जो बिल्कुल रिसेंट एलुवियम डिपॉजिट हैं, टर्शियरी रॉक हैं, वो तक मिलती है। इसका मतलब रॉक की डाइवर्सिटी है यूपी में। अगर समझ गया तो आप लिख सकते हो कि भाई आर्कियन से लेके टर्शियरी तक मिल रही है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। डन। तो सबसे पहले आती है आर्कियन। तो आर्कियन चट्टानों की खासियत है कि एक तो आप इनकी लोकेशन देख लो, यहाँ पे मिलेंगी। ओके, इसका एक डायग्राम लगा देंगे बाद में यूपी वाले नोट्स में। अभी आप यहाँ पे मिलेंगी, जो बुंदेलखंड रीजन है, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, पार्ट्स ऑफ चित्रकूट, और इधर तक ले जाओ यहाँ पे ना, यहाँ इस इलाके में मिलेगी जो बुंदेलखंड। कंपोजिशन क्या है बता ही दिया था अभी, इग्नियस मेटामॉर्फिक है। एग्जाम्पल हो गया ग्रेनाइट इग्नियस का, एंड नीसिस्ट क्वार्टराइट मेटामॉर्फिक का। ये तो जीएस फर्स्ट पेपर में पढ़े होंगे। एज की कोई जरूरत नहीं है, आप बस ओल्डेस्ट है ये लिख सकते हो, ओल्डेस्ट ऑफ भी, ये प्री में भी आ सकता है। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है इनका कि बिल्डिंग स्टोन ये सब बनाने में ये काम। पहली रोक हो गई। पहली रोक के बाद में आती है फिर विंध्यन। विंध्यन सिस्टम बताया था, आर्यन, धारवाड़, हड़प्पा, विंध्यन। तो धारवाड़ और कडप्पा मिल नहीं, वैसे भी आपने पता ही होगा कि मेटेलिक मिनरल और इन सब में यूपी कोई बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ना, यहाँ पे नहीं मिलते। तो जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं वो मेटेलिक मिनरल के लिए फेमस है, तो उससे भी आप इनको याद रखो। तो विंध्यन वाली सेडिमेंट्री रोक है, लोकेशन है इनकी सोनभद्र, मिर्जापुर, यहीं से फिर आप देखो है ना, तो ये वाले लोकेशन में एक मैप बना के उसमें लगा देंगे, डोंट वरी नोट्स में। तो आप चाहो तो अपने हाथ से भी बना सकते हो कि ये वाला जो हो गया, यहाँ पे आर्कियन है और यहाँ कुछ इलाके में विंध्यन है। डन। तो ये विंध्यन रोक जो है ये सेडिमेंट्री रोक है, एंड सीमेंट इंडस्ट्री के लिए लाइमस्टोन, एंड बिल्डिंग एंड कार्विंग के लिए सैंडस्टोन बताया था। अशोक वाला जो सैंडस्टोन है जिसमें अशोक के पिलर बने हैं, लाल बलुआ पत्थर, वो यहीं से चुनार से ले जाया जाता था। फॉसिल पुअर है, तो फॉसिल अभी कम मिलेंगे है ना। गोंडवाना से आगे आपको फॉसिल मिलने लगेंगे। पहली वाली चट्टानें जो थी आर्कियन, ये वाली, ये तो इग्नियस है, तो इनमें तो फॉसिल का मतलब ही नहीं बनता है ना, इग्नियस और उन्हीं का मेटामॉर्फिक। ये जो चट्टानें हैं ये सेडिमेंट्री हैं, सेडिमेंट्री फॉसिल मिल सकते हैं, लेकिन वहां पे चूंकि लाइफ ही नहीं मिलते। इसके बाद आएंगी गोंडवाना, ये भी सेडिमेंट्री है, बट इनमें फॉसिल है। तो इनमें क्या डिफरेंस हुआ, पहले वाले इग्नियस है, दूसरे सेडिमेंट्री विद नॉन फॉसिल है, अगले वाले फिर सेडिमेंट्री विद फॉसिल है। तो तीसरा क्या मिलता है यूपी में, गोंडवाना सिस्टम मिलता है, ये भी सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में मिल रहा है। सेडिमेंट्री रॉक है, ये आपको बता ही दिया है। इसके अलावा इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है इनका कोल डिपॉजिट, ये फॉसिल वाली है तो कोल डिपॉजिट तो मिलेगी है ना। नंबर 4 पे आती है टर्शियरी। टर्शियरी चट्टानें कौन सी हैं, तो बताया जो हिमालय की रेंज वाली है, तो हिमालय वाली है तो कहाँ मिलेगी, भाबर तराई
है ना, बताया था थोड़ा सहारनपुर का हिस्सा और बाकी भाबर तराई। तो वहां पे ये सिस्टम मिलेगा। डन, ये भी सेडिमेंट्री है। तो कॉन्ग्लोमरेट्स, सैंडस्टोन, क्ले, ये सब इसके एग्जाम्पल हुए। एंड इनका क्या सिग्निफिकेंस है? वेस्ट मटेरियल फॉर फर्टाइल तराई सॉइल एंड बिल्डिंग मटेरियल भी, बजरी वगैरह इस तरह की चीजें यहाँ से मिलती हैं। एंड जो एलुवियल सॉइल है उसके लिए बेस मटेरियल भी यहीं से मिलता है। फिर क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें आती हैं और इनकी लोकेशन है इंडो गैंगेटिक प्लेन। ये है न्यू एलुवियम एंड ओल्ड एलुवियम, खादर बांगर। सिग्निफिकेंस है एग्रेरियन इकोनॉमी, उत्तर प्रदेश को ये महत्वपूर्ण स्थान दिलाती हैं, इतना स्थान की उसको एनडी ऑफ इंडिया बोला जा रहा है। तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखो, दो स्ट्रक्चर हो गए, यहाँ से बता देते हैं। अगर जियोग्राफिकल पूछे बताओगे? थोड़ा ठीक नहीं बना है, देख लेना। और जियोलॉजिकल बताओगे? वैसे मेंस में पता है कि बहुत ज्यादा डायग्राम ठीक है या नहीं है उस पर ध्यान नहीं देते, बस दूसरा नहीं बना के आ रहा, आप बना के आ रहे हो, इतना डिफरेंस है, तो आप मार्क्स। कोई आदमी के मुझसे बहुत अच्छा नहीं बनना तो मैं बनाऊंगा ही नहीं। अरे ना होने से कुछ होना अच्छा है, जितना बना पा रहे हो उतना होना। ये आ जाए तो आपने चार लिखने हैं। एक ये यहाँ पे थोड़ा सा हिमालयन बेल्ट था, नंबर वन। उसके बाद में यहाँ पे गंगा और तराई वाला हिस्सा था। फिर यहाँ पे गैंगेटिक प्लेन, गंगा यमुना का प्लेन आ गया था, नंबर तीन था। और फिर ये नीचे वाले बुंदेलखंड बघेलखंड ये वाले इलाके का, जो सदर्न प्लेट्यू रीजन है वो। तो ज्योग्राफिकल में तो ये लिखेंगे, फिर इनके फीचर की सदर्न प्लेट्यू में क्या क्या है, गंगा में क्या क्या है, वो सब अपन कवर कर चुके हैं। जियोलॉजिकल आ गए तो क्या लिखोगे कि भाई इस वाले इलाके में हमें कौन मिल रहा है? सबसे पुरानी चट्टान आर्कियन। आर्कियन के बाद फिर यहाँ पे कौन आ गई? कुछ जगह पे चट्टाने विंध्यन, थोड़ा सा इधर देखो इसको, ऐसे है ना दिस। और यहीं पे कुछ जगह ये ऐसे, इन जगह पे कौन आ रहे हैं? आर्कियन विंध्यन के बाद में गोंडवाना। आर्कियन हो गई, विंध्यन हो गई, गोंडवाना हो गया। फिर कौन मिल रहा है यूपी में? टर्शियरी क्रम की चट्टाने। टर्शियरी में कौन आ गई? यही सहारनपुर का हिस्सा और भाबर और तराई, टर्शियन हो गई, टर्शियरी। फिर इसके बीच में ये क्वार्टरनरी क्रम की चट्टाने। ये क्यों फेमस है? एग्रीकल्चर के लिए फेमस है। ये क्यों फेमस है भाई आर्कियन? कि आर्कियन सबसे ओल्डेस्ट है और बिल्डिंग मटेरियल के लिए फेमस है। विंध्यन वाले सेडिमेंट्री हैं और जैसे बताया था बलुआ पत्थर सैंडस्टोन है ना, रेड सैंडस्टोन के लिए फेमस है। और ये गोंडवाना, इसमें फॉसिल वगैरह मिल रहे हैं तो कोयला मिल जाता है। पहले बता चुके हैं, सोनभद्र है यहाँ पे, है ना, ऊर्जा राजधानी माना जा रहा है, जो कि वहाँ पे थर्मल पावर प्लांट, कोयला मिल जाता है, एंड हाइड्रो प्रोजेक्ट दोनों ही बनाए गए हैं, इस वजह से उसको बोला जा रहा है एनर्जी कैपिटल। तो ये पांच हमें टोटल लिखने हैं यहाँ पे, है ना। तो ज्योग्राफिकल फीचर्स आए तब क्या करना है, क्लियर है। जियोलॉजिकल फीचर आए तब क्या करना है, क्लियर है। डन, आगे चलें। तो चलिए अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं, क्लाइमेट ऑफ उत्तर प्रदेश। अब जैसा हमने देखा मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो हम टॉपिक पढ़ने से पहले ये देखते हैं कि इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आते हैं। जैसे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर से हमें पता है कि लोकेशन से कोई क्वेश्चन नहीं आया, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर से कोई क्वेश्चन नहीं आया, ज्योग्राफिकल वाले से दो आए हैं, उसका डिवीजन और उनके फीचर ही पूछता है। तो एक अच्छा सा डायग्राम बना के लिख देंगे तो काफी बढ़िया मार्क्स मिल जाएंगे। तो क्लाइमेट से देखते हैं क्या क्वेश्चन आए हैं अभी, है ना। देखिए, तो हमें जाना है अपने पेपर नंबर 6 में, ठीक है, और उसमें जाना है फिर ज्योग्राफी के सेक्शन में। तो ज्योग्राफी कितने कितने मार्क्स की ज्योग्राफी आ रही है ये आपने देखा, यहीं से देखना क्योंकि नया सिलेबस यहाँ से शुरू हुआ है। इससे पहले तो ये फर्स्ट पेपर में आता था थोड़ा थोड़ा। ये वाला टॉपिक अभी चल रहा है अपना, टॉपिक वन, ज्योग्राफी ऑफ यूपी, ज्योग्राफिकल लोकेशन, रिलीफ स्ट्रक्चर, ये अपना कंप्लीट हो गया। ऐसे ही पूरा सिलेबस कवर करेंगे, छोड़ना कुछ नहीं। क्लाइमेट अब हम पढ़ने वाले हैं, उसके बाद इरिगेशन, इससे हर साल क्वेश्चन आ जाता है, मिनरल ड्रेनेज सिस्टम, वेजिटेशन, ये सब पढ़ के हमारा पहला टॉपिक है। तो क्लाइमेट से क्या क्वेश्चन है बता दे रहे हैं, क्लाइमेट से कोई भी क्वेश्चन अभी तक नहीं आया।
सीधा सीधा कोई क्वेश्चन नहीं आया, आप देख लो जो भी क्वेश्चन है। ये वनस्पति पे क्वेश्चन आया, वेजिटेशन पे आया हुआ है, ठीक। इसके अलावा जो ज्योग्राफिकल रीजन है उनको डिवाइड करना बताया था, 2 क्वेश्चन आए हैं। बाकी जो ड्रेनेज सिस्टम है उस पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, निचली गंगा नहर प्रणाली। मिनरल पे भी क्वेश्चन आया, इरिगेशन पे भी क्वेश्चन आया। इरिगेशन पे तो लगातार आए हैं, फिर से डिवीजन पे क्वेश्चन आया, फिर इरिगेशन पे क्वेश्चन आया, उससे पहले फिर इरिगेशन पे क्वेश्चन आया, ठीक। उससे पहले मिनरल से क्वेश्चन देखा कि मतलब आप यहाँ से ये समझो कि जो सिलेबस वाइज क्वेश्चन है वो आपकी तैयारी के लिए कितने महत्वपूर्ण है। अब आप ये टॉपिक पढ़ना शुरू कर देते हो, आपको पता ही नहीं इसमें क्या काम का है, कहाँ से क्वेश्चन आता है, वो आप बार बार टीचर से ही पूछते हो या कलीग से कि भाई पेपर कहाँ से पढ़ें, क्या चीज महत्वपूर्ण है, कहाँ से आएगा। वही पिछले साल के क्वेश्चन आए हुए हैं, वहां से आप देख लो। आपने अभी देखा, देखिए एक बार यहाँ पे ध्यान से, तो हमने देखा कि ये जैसे हमारा सिलेबस है, तो जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है उससे अभी कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। रिलीफ एंड स्ट्रक्चर से 2 बार क्वेश्चन आया, क्लाइमेट से कोई क्वेश्चन नहीं आया, इरिगेशन से तो 4-5 बार आया है, मिनरल से 2 बार आया है, ड्रेनेज सिस्टम पे भी 1 बार आया है, वेजिटेशन पे भी 1 बार आया है। तो एक तरह से पूरा सिलेबस नहीं पूछ रहा, हर टॉपिक पे तो पूछ लिया। अब क्या बाकी है, क्लाइमेट और ज्योग्राफिकल लोकेशन। तो पढ़ के जाओ भाई, अगली बार इन्हीं को पूछ लेगा। मोस्ट प्रोबेबल इस बार क्लाइमेट से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि जो पहला टॉपिक है उसमें वो मिनरल, इरिगेशन, ड्रेनेज सिस्टम, वेजिटेशन सब पूछ चुका। डन। क्लाइमेट शुरू कर रहे हैं, हमने देख लिया इसके लिए पेपर में इसका क्या इंपॉर्टेंस है। अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन फ्यूचर में बन सकता है। चलिए, तो क्लाइमेट में हम सबसे पहले पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के क्लाइमेट के क्या कैरेक्टरिस्टिक है। देखिए, तो जो यूपी है वो 23 डिग्री 52 मिनट एंड 30 डिग्री 24 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड लाई करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे सब ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। वैसे तो पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग तरह का क्लाइमेट है, लेकिन अगर हम ओवरऑल जनरल वे में बोलना चाहें कि यूपी का क्लाइमेट कैसा है, तो हम बोलेंगे सब ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट, यानी कि उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। और ऐसा किसकी वजह से हो रहा है, बहुत सारे फैक्टर हैं कि यूपी में कॉन्टिनेंटल इफेक्ट है, काफी अंदर है यूपी, इनलैंड इफेक्ट है, हिमालय है, एंड मॉनसून विंड है, फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं, लू चलती हैं, कोल्ड वेव चलती हैं, है ना। तो वो सब हम बाद में देखेंगे, अभी हम एक एक करके की कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। सबसे पहले हमने देख लिया कि सब ट्रॉपिकल मानसून टाइप है, और जब हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल मानसून टाइप, तो इसका मतलब क्या होता है। इक्वेटर पे आपने पढ़ा होगा, इक्वेटोरियल में, इक्वेटोरियल टाइप के क्लाइमेट में कोई सीजन नहीं होते, लेकिन जैसे हम इससे थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो 2 सीजन मिलते हैं, फिर जाते हैं तो 3 सीजन मिलते हैं, फिर 4 सीजन, सबसे लास्ट में पोल पे जाके भी 2 सीजन मिलते हैं। इक्वेटर ही ऐसी जगह है जहाँ मतलब ऐसे सीजन नहीं मिलते पूरे साल, क्लाइमेट एक ही तरह का रहता है पूरे साल। तो अगर इक्वेटोरियल क्लाइमेट कोई बोले तो वहां से हम समझ जाएंगे कि सीजन नहीं मिलेंगे। ऐसे सब ट्रॉपिकल बोले तो इसका मतलब है कि विंटर काफी कोल्ड होती होंगी, एंड जो समर है वो काफी हॉट होती होंगी, और क्लियर सीजन मिलते होंगे, और उसके साथ में जो, चूंकि हम मॉनसून भी बोल रहे हैं, तो रेन का भी प्रभाव होगा। यहाँ पे 3 सीजन हो जाएंगे, समर, विंटर एंड रेन सीजन। एंड रेन सीजन को 2 में कैटेगराइज करते हैं, रिटीटिंग मानसून एंड साउथ वेस्ट मानसून, या नॉर्थ ईस्ट मानसून एंड साउथ वेस्ट मानसून, ठीक। दूसरा, उत्तर प्रदेश में कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट है। ये क्या होता है भाई, महाद्वीपीय प्रभाव। जो इलाके तट के जितना पास हो वहां पे एक्सट्रीम टेम्परेचर नहीं होते, ना सीजन में ना डे में। ऐसा नहीं होगा कि दिन में टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाए, नाइट में बहुत कम हो जाए, और ऐसा भी नहीं होगा कि विंटर में बहुत कम हो जाए और समर में बहुत ज्यादा हो जाए। तो ओशियन से नजदीकी मॉडरेट इफेक्ट क्रिएट करती है, तो उससे दूरी क्या करेगी, एक्सट्रीम टेम्परेचर, है ना, जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस है उनको प्रमोट करेगी। तो जब हम बोल रहे हैं यूपी पे कंटिनेंटलिटी इफेक्ट है, तो इसका मतलब है सर्दियां बहुत ठंडी होती हैं, कहीं कहीं इलाकों में 0 के नीचे भी तापमान चला जाता है, खासकर जो वेस्टर्न यूपी का टिप वाला इलाका है, कि सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर, मेरठ, इन जगह पे। और वेस्टर्न यूपी में ही गर्मियों के समय में तापमान 46-47 डिग्री सेल्सियस तक। सबसे ज्यादा तापमान तो वैसे जो बुंदेलखंड के इलाके हैं, बताए थे पहले क्लास में, प्रयागराज, बांदा, है ना, चित्रकूट, इन जगह पे, प्रयागराज में अभी तक सबसे ज्यादा टेम्परेचर है। तो कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट का मतलब यह है कि यहाँ पे डायरनल रेंज एंड सीजनल रेंज बहुत ज्यादा होती है, टेम्परेचर लिविंग कंडीशंस के हिसाब से बहुत अच्छी जगह नहीं है। 47-48 डिग्री सेल्सियस का अंतर आ जाता है सर्दी और गर्मी में, किसी किसी 48 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर रेंज काफी ज्यादा होती है। तो हम यूपी के जो क्लाइमेट है उसके फीचर्स पढ़ रहे हैं।
पहला फीचर हमने देख लिया, सब ट्रॉपिकल मानसून टाइप है, जिसकी वजह से मार्क्ड सीजनलिटी मिलती है। हॉट समर है, कोल्ड विंटर है एंड डिस्टिंक्ट रेनी सीजन है। 4 सीजन टोटल मिलेंगे। कॉन्टिनेंटल इफेक्ट है, जिसकी वजह से डायरनल रेंज टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। तो देखो, डायरनल रेंज में वैसे दोनों चीजें कवर हो गई, बट आप अलग से भी लिख सकते हो कि टेम्परेचर एक्सट्रीम है समर में 42 5 डिग्री सेल्सियस भी हो जा रहा है, विंटर में इन जनरल 4 to 8 डिग्री सेल्सियस है। एंड जो नॉर्थ वेस्ट वाले इलाके हैं वहां पे बिलो 0 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर चला जाता है। मॉनसून रेनफॉल है, तो देखो यूपी में जो रेन है वो हर सीजन में होती है। आप समझ लो इसको जरा एक बार। जैसे मान लो पहले आपका आ गया समर, समर के बाद में आ गया साउथ वेस्ट मानसून, फिर आ गया नॉर्थ ईस्ट मानसून, फिर आ गया आपका समर के समय में यूपी में कैसे बारिश होती है, कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है। आपको पता होगा रेत 3 तरह से होती है। कन्वेक्शनल हो सकती है, हवा, तो बारिश तभी होगी जब हवा ऊपर जाएगी। तो हवा कैसे ऊपर जाएगी इसके आधार पर 3 तरह का है। हवा गर्म होगी, गर्म होने पर हल्की होगी, ऊपर जाएगी, ऊपर जाने पर ठंडी होगी, क्लाउड बनाएगी, रेन कर देगी। ऐसे बारिश हो रही है तो बोलेंगे कन्वेक्शनल रेनफॉल या फिर संवहनीय वर्षा। अगर रास्ते में कोई पर्वत आ गया और फिर हवा पर्वत की वजह से ऊपर गई, एक से थोड़ा ना जाएगी, ऐसे होगा तो साइड में निकल जाएगी। पूरी श्रृंखला है, जैसे हिमालय पर्वत श्रृंखला, एक पीक से कुछ नहीं हुआ है ना। तो उसके आने पे हवा को रास्ते नहीं मिलता, तो उसके सहारे सहारे ऊपर जाती है, ऊपर उठती है, क्लाउड बनाती है, रेन करती है। इसको बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल, पर्वतीय वर्षा। कन्वेक्शनल हो गई, ओरोग्राफिक हो गई। फिर इसके बाद में होती है एक साइक्लोनिक वर्षा, साइक्लोन के साथ विंड ऊपर जाती है और ऊपर जाने पर फिर वही क्लाउड फॉर्मेशन एंड रेन, तो साइक्लोनिक रेन। तो यूपी में कब कब कौन कौन सी बारिश हो रही है, ये जो समर सीजन है, समर सीजन, इसमें बरसात होती है यूपी में कन्वेक्शनल रेनफॉल। और कन्वेक्शनल रेनफॉल जब ऊपर जाता है, तेजी से बादल बनता है, गरज चमक के साथ बारिश होती है, तो उसको क्या बोलना है यहाँ पे, थंडर स्टॉर्म। ये भी बोल सकते हैं समर में बारिश कहाँ हो रही है, ऐसे थंडर स्टॉर्म। बहुत कम बारिश होती है, बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती। बहुत तेज आंधी तूफान आते हैं। इस बरसात की पहचान ये है कि इस बारिश से पहले बहुत तेज आंधी आती है, पेड़ के पेड़ गिरा देती है, और फिर उसके बाद में गरज चमक के साथ बारिश होती है। फिर साउथ वेस्ट मानसून वाली बारिश है, ये भारत में बे ऑफ बंगाल ब्रांच से ज्यादा होती है, सऊदी उत्तर प्रदेश में। अरेबियन सी से तो बस यहाँ थोड़े से इलाके में वर्षा होती है। बे ऑफ बंगाल ब्रांच यहाँ सारे में वर्षा करता है, तो ऑब्वियसली वर्षा की मात्रा इधर से इधर कम होती चली जाती है। यहाँ पे ज्यादा होती है, यहाँ पे कम होती है। तो दो समझ लिए हमने। इस समर में थंडर स्टॉर्म से हो रही थी, आंधी तूफान, ये सब उसकी पहचान थी। अब कभी बहुत तेज आंधी तूफान आए, पेड़ के पेड़ गिर जाए, और फिर गरज चमक के साथ बारिश हो, तो समझ जाना कि ये थंडर स्टॉर्म वाली बारिश है, साउथ वेस्ट मानसून वाली नहीं है ना। फिर नॉर्थ ईस्ट मानसून है, लौटता हुआ मानसून। तो लौटते हुए मानसून में भी यहाँ पे कुछ कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है जगह जगह पे। इस मानसून से बारिश नहीं होती, जो कन्वेक्शनल रेनफॉल है इस समय वो होती है। फिर विंटर सीजन, ये साइक्लोनिक रेनफॉल है। मेडिटेरियन सी के ऊपर से वो साइक्लोन बना है, हमारे यहाँ उसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोला जा रहा है। तो खासकर ये यूपी के जो वेस्टर्न हिस्से हैं, इनमें इनसे बारिश होती है। इस बारिश की भी पहचान है, अगर बारिश के बाद में टेम्परेचर बहुत कम हो जाए, शीतलहर चलने लगे, कि बारिश हुई, अचानक से 5-10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो गया, बहुत ठंडी हो गई, और पर्वतीय इलाके हैं तो बर्फ गिर गई, तो समझ जाना कि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है, विंटर वाली रेनफॉल। डन। तो ये हमने आगे यूपी के रेन डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ना है। अभी हम फीचर पढ़ रहे हैं, तो फीचर में हमने क्या क्या देख लिया, देखो आप एक मिनट। सबसे पहले कि यूपी में सब ट्रॉपिकल मानसून टाइप है, तो उससे मार्क्ड सीजन मिलेंगे। एंड 4 टाइप के सीजन की कोल्ड है, तो वो काफी ठंडी हो जाएंगी, हॉट में काफी ज्यादा गर्मी हो जाएगी। एंड डिस्टिंक्ट रेनी सीजन, साउथ वेस्ट मानसून एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून। कॉन्टिनेंटल इफेक्ट है, जिसकी वजह से एक्सट्रीम टेम्परेचर मिलता है। और फिर टेम्परेचर एक्सट्रीम है, वो हमने यहाँ देख लिया, विंटर में, समर में। मॉनसून रेनफॉल, तो बताया जो 4 तरह की रेन अभी हमने देखी, उसमें सबसे ज्यादा मानसून से हो रही है। यूपी में सबसे ज्यादा वर्षा मानसूनी वर्षा, जो साउथ वेस्ट मानसून है, 85% के आसपास। डिस्ट्रीब्यूशन उसका अनइवन है, ये बताई दिया हमने कि इधर से जाएंगे जब यूपी में, इधर से इधर को, तो जो बारिश है वो कम होती चली जाएगी। यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ उससे कम है, यहाँ उससे कम है। ये रेन शेडो रीजन हो गया। यहाँ वैसे जो सबसे कम वर्षा होती है वो मथुरा में होती है, सबसे ज्यादा गोरखपुर में होती है। तो कि ईस्ट यूपी वो ह्यूमिड है, वहाँ ज्यादा रेन हो रही है, 125 से 200। वेस्ट वाला जो यूपी है, सेंट्रल वाला मॉडरेट ह्यूमिड है, वेस्ट वाले में तो और कम हो रही है। और बुंदेलखंड वाला, ऐसा तो नहीं है कि रेगिस्तान बन गया, लेकिन कम बारिश है, तो वो कैसा है, सेमी एरिड। डेजर्ट तो तब बोलते हैं जब 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। ठीक है, और क्या फीचर है यूपी का, ये बताया। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इन विंटर, विंटर में
शीतलहर चलती है इनकी वजह से। और ये आपने पढ़ा होगा जीएस फर्स्ट पेपर में, रबी की क्रॉप के लिए ये विंटर वाली रेन अच्छी मानी जाती है। गर्मियों में देखो लू चलने लगती है। सर्दियों की बात बात करें तो फॉग एंड कोल्ड वेव, भाई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यही तो आ रहे थे अभी तो बताया, जब ये चलते हैं तो उससे कोल्ड वेव चलती है। पहाड़ी इलाकों में तो वहां पे बर्फबारी होने लगती है। सीजनल डिवीजन है कि पहले समर आ गया, फिर रेनी सीजन आ गया, कौन सा साउथ वेस्ट मानसून, फिर रिट्रीटिंग मानसून आ गया, नॉर्थ ईस्ट मानसून, फिर उसके बाद में विंटर सीजन आ गया ना। क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी है इसकी वजह से। यूपी की कैरेक्टरिस्टिक है कि वहां पे वहां की फिजियोग्राफी की वजह से और उसका जो एक्सटेंशन है उसकी वजह से अलग अलग जगह अलग अलग तरह का क्लाइमेट मिल रहा है। इसके फायदे भी हैं, इसके नुकसान भी हैं, पढ़ेंगे इसको आगे इसी चैप्टर में। एग्रीकल्चर पे क्या इम्पैक्ट है, अच्छे बुरे दोनों ही इम्पैक्ट हैं देखो। कि जैसे मॉनसून है तो मॉनसून पे एग्रीकल्चर डिपेंड करता है, तो गलत इम्पैक्ट है कि कभी नहीं बारिश हुई तब क्या होगा, ड्राउट कंडीशन में क्या होगा, है ना। और वैसे जो रेन है वो एग्रीकल्चर के लिए अच्छी भी है। डन। तो मान लो अगर फ्लड भी उससे आ रही है तो जो उसके आसपास के इलाके हैं, अगर वहाँ घर बने हुए हैं तो उनमें नुकसान होता है। लेकिन ये भी फैक्ट है कि फर्टाइल सॉइल उसी से आ रही है ना। तो एग्रीकल्चर पे क्या इम्पैक्ट है ये हमने इसमें देखा। तो कुल मिला के यूपी के फीचर्स अगर आ जाएं तो आपने 7-8 लिखने होंगे, आप आराम से इससे लिख लोगे यूपी के क्लाइमेट के फीचर्स। अब देखो याद करने का तरीका बता दे रहे हैं। आप ऐसे पॉइंट 1 2 3 रट के मत जाना, रट के जाओगे तो भूल जाओगे। आप दिमाग में कोई आइडिया ले लो। यूपी का क्लाइमेट पूछा है। क्लाइमेट मेनली दो बातों पे डिपेंड करता है, मान लो टेम्परेचर पे एंड रेन। तो आप अपने दिमाग में बस ये दो बातें रखना, टेम्परेचर एंड रेन। फिर इनसे जोड़ जोड़ के आप पॉइंट निकालना। जैसे टेम्परेचर की बात आई तो आप तुरंत से एक पॉइंट लिख दोगे, कॉन्टिनेंटल इफेक्ट है जिससे सर्दियां बहुत सर्दी होती है और गर्मियां बहुत ज्यादा गर्म होती है। फिर उसमें आप कुछ एग्जाम्पल लिख दोगे, जैसे सर्दियां बहुत ज्यादा सर्दी है उसमें तो सहारनपुर का एग्जाम्पल लिख दिया। गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी है तो वहां की बुंदेलखंड रीजन लिख दिया, मेनली बुंदेलखंड रीजन अगर रीजन की बात करें, और अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो प्रयागराज लिख दिया। हो गया पहला पॉइंट, उसका सब्सटेंशिएशन कर लिया। दूसरा जो ये हाई टेम्परेचर वाला समय है, उस समय क्या चलती है लू, मॉइस्चर कम हो जाता है, बहुत गर्म हवा होती है, आधी आती है, और मॉइस्चर कम होने की वजह से लोगों की जान भी जा सकती है इसमें, खेती को भी नुकसान पहुंचाती है। तो आप हॉट विंड लू इसमें लिख लोगे ये। इसके अलावा इसके हिसाब से इसका सीजनल डिवीजन है कि पहले समर हो गया, समर के बाद में फिर साउथ वेस्ट मानसून हो गया, फिर नॉर्थ ईस्ट मानसून हो गया, तो रिट्रीटिंग मानसून भी बोल सकते हैं, उसके बाद में विंटर हो गया। ये कैटेगराइजेशन भी आपका टेम्परेचर से आ जाएगा 1 2 3 के पॉइंट में, है ना। और ओवरऑल टेम्परेचर के ग्राउंड बेस को क्या बोल रहे हैं, सब ट्रॉपिकल, ये भी इसी से आ जाएगा। तो हम यहाँ से क्या समझा रहे हैं, आप इनको मत रटो, आप इन दो को दिमाग में रखो और इनसे इनको ड्राइव करना घर पे सीखो। कि मैं टेम्परेचर और रेन दिमाग में रखूंगा और इससे मैं 7-8 पॉइंट लिखने की कोशिश करूँ। नहीं लिख पाओ तो फिर से नोट्स में देखो, है ना। देखो आपका टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है, जल्दी से वीडियो देखना है 1.2 पे 1.5 पे या 2 पे करके बुक जल्दी से पढ़ लेनी है। आपका टारगेट ज्यादा पढ़ना, ज्यादा घंटे पढ़ना कभी भी नहीं होना चाहिए। उसका पढ़ने का क्या फायदा जब आपको समझ नहीं आया, आप पेपर में लिख नहीं पा रहे। आपका बस एक ही टारगेट होना चाहिए, कंटेंट समझना और लिखने की प्रैक्टिस करना। क्योंकि अगर आप जल्दी जल्दी करके ये नहीं कर पाओगे तो आपके पढ़ने का क्या फायदा, नंबर तो आपको लिखने के मिलेंगे। तो आप बहुत शांति से इनको दिमाग में बनाने की कोशिश करो। ऐसे जहां टेम्परेचर कम होता है तो लू की जगह वहां पे क्या आ जाएगा, फिर कोल्ड वेव। और जैसे कोल्ड वेव लिखोगे तो साथ में क्या आ जाएगा, फोग, फोग में लिख देना। फिर विजिबिलिटी कम हो जाती है तो ट्रांसपोर्ट वाली साइड में ले जाना। कोल्ड वेव और जो ये हीट वेव है, इन दोनों को वल्नरेबल सेक्शन पे इम्पैक्ट दिखा देना, सबसे ज्यादा प्रभाव इन पे डालती है। जिसका घर ही नहीं है उसको तो लू चलेगी तब भी परेशानी होगी, और अगर वहां पे कोल्ड वेव चलेगी तब भी परेशानी होगी। तो आ रहे हैं ना देखो पॉइंट इसी से निकल निकल के। ऐसे रेन में भी कर सकते हो, ह्यूमिडिटी से जोड़ सकते हो इसको। ईस्टर्न यूपी में ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है, ह्यूमिडिटी का थोड़ा होना ठीक भी है, लेकिन अगर हद से ज्यादा हो जाए तो वो डिसीज कोज करती है। ज्यादातर कम्युनिकेबल डिसीज फैलने का खतरा रहता है, जो वेक्टर बोर्न डिसीज होती है। डन। तो हमने आपको ये समझा भी दिया
और इसका याद करने का तरीका भी बता दिया। दो चीजें हमने पढ़ ली, जियोलॉजिकल हिस्ट्री वो पिछले चैप्टर की थी, और उसके बाद में हमने देख लिया यूपी के क्लाइमेट की विशेषताएं। चलिए, तो ये यूपी का क्लाइमेट ऐसा क्यों है कि वहां पे इतना ज्यादा टेम्परेचर भी है, कम टेम्परेचर भी है, बरसात कहीं ज्यादा भी हो रही है, कम भी हो रही है, तो फैक्टर बताने पड़ेंगे। फैक्टर आपको कुछ कुछ समझ आ गए होंगे यहीं से, बट फिर भी देख लेते हैं। देखो, लिखने का तरीका बदल जाता है, कंटेंट वही काम आता है। आप देखो ध्यान से देखना, सेम ही कंटेंट आएगा। पहला फैक्टर है लैटिट्यूडनल लोकेशन। यूपी इस लैटिट्यूड के बीच में है, इसलिए यूपी का क्लाइमेट सब ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट है। तो ये पहला फैक्टर हो गया। अगर यूपी यहाँ ना होके ऐसे होता, 0 डिग्री यहाँ से जा रही होती, इसके आसपास होता, तो यहाँ पे अलग क्लाइमेट होता। तो पहला क्लाइमेट का फीचर क्या हो गया, लैटिट्यूडनल लोकेशन, सॉरी फैक्टर, कि अगर यूपी यहाँ ना होके 0 पे होता तो अलग क्लाइमेट, यहाँ पे है तो अलग क्लाइमेट। तो ये यूपी के क्लाइमेट पे प्रभाव डालता है। पहला फैक्टर हमने देख लिया। दूसरा फैक्टर है एल्टीट्यूड एंड फिजियोग्राफी। जैसे फिजियोग्राफी की बात करें तो देखो, अगर यहाँ विंध्यन पहाड़ियां ना होती यहाँ पे, तो क्या ये रेन शेडो रीजन बनता, या यहाँ पे अरेबियन सी वाली ब्रांच से बारिश हो रही होती। वे ऑफ बंगाल ब्रांच तो यहाँ तक जाते जाते वैसे भी उसमें ह्यूमिडिटी मॉइस्चर कम होने लगता है, एंड ऊपर से ये विंध्यन तो रेन शेडो को वहां पर। तो यहाँ विंध्यन पहाड़ी होने की वजह से इस इलाके में सूखा पड़ गया ना। अगर यहाँ हिमालय ना होता तो क्या होता, ये जो विंड है वे ऑफ बंगाल वाली, ये तो ऐसे जा रही थी, लेकिन हिमालय होने की वजह से ऐसे आने लगी। तो मानसून वर्षा इसी की वजह से हो रही है। हिमालय दोहरा काम कर रहा है, इधर से कोल्ड वेव को नहीं आने दे रहा और इधर से मानसून बारिश करा रहा है। तो क्या ये जो तापमान और वर्षा है, क्या ये फिजियोग्राफी से प्रभावित नहीं हो रहे। तो नंबर वन, यूपी की लोकेशन, उससे हो गया सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, और नंबर टू पे आ गया फिर इसका फिजियोग्राफी, उससे मानसून की बारिश हो रही है, एंड टेम्परेट नहीं हो पा रहा चूंकि ऊपर से कोल्ड वेव नहीं आ पा रही। समझ में आ रहा है ना कैसे ये इम्पैक्ट डाल रहे हैं यूपी के क्लाइमेट। तो दो फैक्टर देख लिए, हिमालय से प्रॉक्सिमिटी हमने समझा ही दिया है आपको। मॉनसून विंड भी प्रभाव डालती है। देखा, साउथ वेस्ट मॉनसून ये मेनली 85% लगभग 85 to 90 बोल सकते हो। इसमें भी बे ऑफ बंगाल ब्रांच से ज्यादा होती है, अरेबियन से कम होती है। रिट्रीटिंग मॉनसून, इस समय तो कुछ कुछ थंडर स्टॉर्म ही आते हैं, बताया था कन्वेंशनल में। तो ये भी यूपी के क्लाइमेट का एक फैक्टर है। अगर ये नहीं होता तो यूपी में अलग तरह का क्लाइमेट होता। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं। जब ये आते हैं तो अचानक से तापमान गिर जाता है। जहां पे पहले बताओ हीट वेव चल रही थी, अब वहीं कोल्ड वेव चलने लगती है। डन। तो ये भी उत्तर प्रदेश के तापमान पे प्रभाव डालते हैं। वही पढ़ रहे हैं ना जो फीचर में पढ़ा था, बस उसको लिखने का तरीका बदल गया, कोई नई चीज तो नहीं बता रहे ना। उसी से आपका काम चल जाएगा, सेम पॉइंट है, उन्हीं को आगे पीछे करके लिखना होता है। लोकल विंड एंड हॉट वेव जो है वहां पे ये चलती है, देखना, लू है, डस्ट स्टॉर्म है, लोकल विंड में कुछ आंधी वगैरह यहाँ पे आती रहती है। हाँ देखो, ये नया फैक्टर आ गया, ये नहीं पढ़ा था अभी पीछे फीचर वाले में। सोइल एंड वेजिटेशन कवर, ये कैसे प्रभाव डालते होंगे। अगर ये कम हो जाएगा, वेजिटेशन कवर कम हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। अगर वेजिटेशन कवर बढ़ जाएगा तो टेम्परेचर घटने लगेगा। पड़ गया ना क्लाइमेट पे सीधा सीधा प्रभाव। जो यूपी के सोनभद्र वाले विंध्याचल रेंज वाले इलाके हैं, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में वन ज्यादा है तो वहाँ टेम्परेचर कम मिलता है। जहाँ पेड़ों को काटा जा रहा है वहां पे एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस आने लग जाएंगी। सोइल कैसे करती है, कोई सोइल है, मान लो सैंड है, तो सैंड तो वो तो फिर जल्दी गर्म हो जाती है ना। क्ले है तो वो जल्दी गर्म नहीं होती। मान लो एक जगह बजरी रखो और खेत की मिट्टी रखो धूप में, और फिर दोनों पे चल के देखो, रेत रेत जो होगा बहुत ज्यादा गर्म हो गया होगा, है ना। तो मृदा कैसी है, वनस्पति कौन सी है, इन सब से भी फर्क पड़ता है। रिवर एंड वाटर बॉडीज, इनसे भी फर्क पड़ता है। अगर रिवर एंड वाटर बॉडीज ज्यादा होती हैं तो दो प्रभाव पड़ते हैं। पहला तो ह्यूमिडिटी ज्यादा होने लगती है, क्लाउड फॉर्मेशन, रेन के वाले चांस रहते हैं, और ऐसे टेम्परेचर भी कम होता है, कूलिंग इफेक्ट भी देते हैं, है ना। तो कुछ मात्रा में अच्छा है बताया, टेम्परेचर कम है, कूलिंग इफेक्ट है, एंड ह्यूमिडिटी ज्यादा है। फिर बताया बहुत ज्यादा हो जाएगा तो मुश्किल है। बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी हो गई और टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो उस केस में
फिर जो संक्रामक बीमारियां होती हैं, वेक्टर बोर्न डिसीज होती हैं, उनके फैलने का खतरा। तो रिवर वाटर बॉडीज कैसे टेम्परेचर पे प्रभाव डालते हैं? देखो यहाँ लिखा ही है, एक रिवराइन माइक्रो क्लाइमेट्स बना देते हैं कि यहाँ पूरे में कुछ और तापमान है, लेकिन यहाँ से नदी जा रही है तो इस इलाके में कुछ और यहाँ की कंडीशंस हैं, अलग तरह का क्लाइमेट। रिवर ने अपने आसपास के इलाके में कुछ माइक्रो क्लाइमेट्स की जो ह्यूमन एक्टिविटीज, ये कैसे फैक्टर है, इनसे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपने ये पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, अर्बन हीट आइलैंड। मान लो ये कोई शहर है और इसके आसपास ये गांव है इस इलाके में, तो यहाँ में और यहाँ में टेम्परेचर में कम से कम 6 से 7 डिग्री सेल्सियस का अंतर रहता है। आप गांव से आओगे शहर में तो शहर में आके आपको महसूस होगा गर्मी है, और जब शहर से वापस गांव की तरफ जा रहे होगे तो अच्छा लगेगा कि है ना, थोड़ा टेम्परेचर कम। ऐसा क्यों हुआ? शहर में जो एक्टिविटीज होनी है, ह्यूमन एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट है, मशीनरी है, उन सब की वजह से वहां पे एक अर्बन हीट आइलैंड क्रिएट हुआ। तो ये क्या क्लाइमेट पे प्रभाव नहीं डालना, टेम्परेचर पे, रेन पे प्रभाव नहीं डालना? तो हमने 9-10 कैरेक्टरिस्टिक पढ़ ली उत्तर प्रदेश के क्लाइमेट की, 9-10 कैरेक्टरिस्टिक। अगर आप 7-8 भी लिख के आ जाओगे और एक बढ़िया सा डायग्राम बना के आ जाओगे, डायग्राम हम लगा देंगे इसके साथ, तो आपका काम चल जाएगा 125 वाले में भी और 200 शब्द वाले में भी। फिर फैक्टर, तो फैक्टर भी हमने 8-10 पढ़ लिए। इसमें भी सेम काम कि हम 8-10 पॉइंट में से 7-8 पॉइंट भी लिख लेंगे तो हमारा अच्छा खासा एक कंक्लूजन भी लिखना है, इंट्रोडक्शन भी लिखना है। डन। तो 2 टॉपिक हमने पढ़ लिए, उत्तर प्रदेश के क्लाइमेट की विशेषताएं और उसके फैक्टर। नंबर हमने देख लिया उत्तर प्रदेश में कैसी जलवायु है, उसकी विशेषताएं। दूसरे नंबर पर हमने देख लिया ऐसी जलवायु क्यों है, यानी कि उसके फैक्टर या कारक। तीसरा, ये ऐसी विशेष प्रकार की जलवायु है, जैसे कि हमने देखा 8-9 फीचर्स, तो उसका उत्तर प्रदेश पे क्या प्रभाव है, फायदा है, नुकसान है, या दोनों है ना? तो 3 बातें हम पढ़ रहे हैं। यूपी में कैसी जलवायु है, यानी कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर। ऐसी जलवायु क्यों है, तो फैक्टर्स कि हिमालय की वजह से है, मानसून की वजह से है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से है, विंध्यन हिल्स की वजह से है, ये सब फैक्टर्स हो गए। और तीसरा, अब जैसी भी हमारी जलवायु है, कैसी जलवायु है, बहुत डाइवर्स जलवायु है, और बहुत शॉर्ट में बताएं तो सब ट्रॉपिकल मानसून टाइप की। तो उसके यूपी पे क्या इम्प्लीकेशंस हैं या क्या प्रभाव है, इसमें भी देखो वही चीजें हमें फिर से लिखनी है, थोड़ा सा चेंज हो जाएंगी। तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों इम्पैक्ट दिए हुए हैं। एग्रीकल्चर पे पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है भाई, यूपी की इसी जलवायु के कारण ही तो उत्तर प्रदेश में इतनी फर्टिलिटी मिल रही है। उसकी वजह से हम लार्जेस्ट फूड ग्रेन प्रोड्यूसर है, ग्रेनरी ऑफ इंडिया। जो मॉनसून रेनफॉल होती है वो खरीफ की फसल में मदद करती है, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होता है वो रबी की फसल में मदद करता है। मतलब हमारी जो ये जलवायु है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी है, मॉनसूनल रेन भी है, ये तो हमारे लिए हेल्पफुल है ना? पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि कोई खरीफ की फसल में मदद कर रही है, कोई रबी की फसल में मदद कर रही है। लार्जेस्ट फूड ग्रेन प्रोड्यूसर बन गया अपना उत्तर प्रदेश। और हमने देखा अलग अलग जगह अलग अलग तरह का क्लाइमेट है, बुंदेलखंड में कुछ और, ईस्ट यूपी में कुछ और, वेस्ट में। इसका भी फायदा होता है, जितनी ज्यादा क्लाइमेटिक जोन होंगी, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन उतना ज्यादा होगा, फल सब्जी एंड दालें, सभी तरह की चीजें वहां उगाई जा सकती हैं। जहां एक ही तरह की है, मान लो कहीं पे ड्राउट कंडीशंस हैं केवल, तो वहां तो खाली मोटे अनाज उगेंगे, फिर उन्हें फल सब्जी बाहर से मंगाने पड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, सभी चीजें हो सकती हैं फिर तो यहाँ। तो ये इसका एक बेनिफिट हो गया। तो बेनिफिट में मेनली क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी, उसकी वजह से क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, मानसून रेन की वजह से खरीफ क्रॉप को मदद, एंड वेस्टर्न की वजह से रबी क्रॉप को मदद। तो ओवरऑल हम लार्जेस्ट फूड ग्रेन प्रोड्यूसर बने हुए इंडिया में। ओके, तो ये एग्रीकल्चर पे अच्छे प्रभाव है। खराब प्रभाव की बात करें तो भाई जहाँ बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, ईस्टर्न यूपी में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, वहां पे बाढ़ आ जाती है। खेती के हिसाब से देखें तो जो फसल है वो बर्बाद हो जाती है। यहाँ देखें बुंदेलखंड वाले में, यहाँ ड्राउट कंडीशन है, सूखा आ जाता है, तो ये भी नुकसान पहुंचा रहा है। एंड मानसून पे डिपेंडेंसी है, तो मानसून कभी बारिश ज्यादा होगी कभी कम होगी, तो ये निगेटिव इम्पैक्ट है कि रिस्की प्रॉन एग्रीकल्चर है, ब्लड के लिए सॉरी फ्लड के लिए भी वल्नरेबल है, ड्राउट के लिए भी वल्नरेबल है, इरेटिक रेनफॉल है,
इरिगेशन पे अगर हमारी डिपेंडेंसी ज़्यादा है तो फिर ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन होने लगता है। ये निगेटिव इम्पैक्ट देख लीजिए। अगर ह्यूमन हेल्थ कंडीशन की बात करें तो बताया कि भाई डाइवर्सिटी ज़्यादा होने से वैरायटी ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये सब मिल जाते हैं, हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि भाई जो जो सीजनल वेरिएबिलिटी है उसकी वजह से विंटर आता है, तो विंटर में ह्यूमन हेल्थ के लिए अच्छा रहता है, बैकग्राउंड डिजीज कम हो जाती हैं। और अलग अलग क्लाइमेटिक जोन और सीजन होने की वजह से फ्रूट्स वेजिटेबल्स इन सब की वैरायटी मिलती है जो हेल्थ के लिए न्यूट्रिशंस के लिए। निगेटिव की बात करें तो अभी देख लिया, लू चलती है उसमें लोग मारे जाते हैं। फिर जो हीट वेव हो गई, जो कोल्ड वेव चल रही है उसमें लोग मारे जा रहे हैं। फ्लड आ जा रही है कहीं पे, वहां लोग मारे जा रहे हैं। ड्राउट हो जा रहा है तब लोग मारे जा रहे हैं। तो ये हेल्थ पे तो निगेटिव इम्पैक्ट है। और अगर डेंस फॉग है तो उसमें इसको डेंस फॉग को ट्रांसपोर्टेशन एक्सीडेंट इनसे जोड़ देना। जब भी उत्तर प्रदेश में ये होता है तो एक्सीडेंट की संख्या बढ़ जाती है। ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर, भाई पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि हमारे यहाँ कई तरह का वो है, तो हमारे यहाँ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ज़्यादा हो सकती है। नदियाँ कहीं पे ज़्यादा है, उनकी वजह से मान लो ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो रही थी, लेकिन यहाँ देखें तो उन्हीं की वजह से वाटर नेविगेशन हो पा रहा है, सोइल में मॉइस्चर बना रहता है। ये इनके कुछ फायदे हैं। नुकसान क्या है, वही कि फोग होने से एक्सीडेंट वगैरह बढ़ जाते हैं। फ्लड होने से फसल कई बार जो ज़्यादा फ्लड हो जाता है तो फिर फसल बर्बाद हो जाती है। कोल्ड वेव बहुत ज़्यादा हो तब भी फसल बर्बाद हो जाती है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है कि क्या हमें इस क्लाइमेट के फायदे हो रहे हैं अपनी जीडीपी को ग्रो करने में? हाँ, हो रहे हैं भाई। जितने वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट होगा तो आप उतनी तरह की वैरायटी की इंडस्ट्री लगा सकते हो। रॉ मटेरियल की वैरायटी होगी तो इंडस्ट्री में वैरायटी आ जाएगी, है ना। और यहाँ मेनली एग्रीकल्चर का है तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, उसमें हेल्प मिलेगी। तो देखो एग्रीकल्चर बेस्ड जो प्रोडक्ट हैं जैसे शुगर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो सब ग्रो कर रही हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री ग्रो कर रही हैं, बता ही दिया अभी, है ना। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी आप बोल सकते हो। निगेटिव वाले में जो फ्लड और ड्राउट है तो उन केस में लोगों की इनकम कम हो जाती है, तो फिर माइग्रेशन, फिर शहरों में जाके बहुत सस्ती दर पे काम करना पड़ रहा है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करें तो जहाँ सूखा पड़ रहा है वो निगेटिव इम्पैक्ट है कि वहाँ ग्राउंड वाटर टेबल नीचे चला जा रहा है। और दूसरा फायदा है इसमें कि जहाँ ये बारिश वगैरह ज़्यादा हो रही है और वहाँ पे एलुवियल सोइल है तो वहाँ पानी नीचे परकुलेट होकर ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी हो जाता है। सोइल का इरोजन भी हो रहा है और नई सोइल का फॉर्मेशन भी हो रहा है। फायदे भी हैं, नुकसान भी है ना। एक डाइवर्सिटी का ये फायदा होता है, जितना इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी होगी उतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी। तो ये हमने इसके फायदे नुकसान देख लिए। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के बाद में है सोशियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट। क्या है, समाज पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। देखो तो समाज के लिए फूड सिक्योरिटी हो पा रही है। और नेगेटिव में अभी भी देखा था, ये माइग्रेशन था, रीजनल इम्बैलेंस। पूर्वी उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ है, वहाँ की जलवायु का इसमें काफी प्रभाव है। और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वो पूर्वी की तुलना में ज्यादा विकसित है। जलवायु का अंतर है दोनों जगह पे, है ना। फिर इन सब चीजों को कम करने के लिए सरकार कल्याणकारी योजनाएं, वेलफेयर स्कीम चलाती है। तो ऐसा करके देखो हमने तीन चीजें पढ़ ली, ध्यान से समझना। उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है तो उसमें हमें 8-10 बातें बतानी है। याद करने का तरीका बता दिया, एक तरफ पकड़ो टेम्परेचर, दूसरी तरफ पकड़ो रेन। टेम्परेचर से लिखते चले जाओ कि फीचर्स में क्या है कि यहाँ पे गर्मियों में हीट वेव चलती हैं, सर्दियों में यहाँ पे कोल्ड वेव चलती हैं, सर्दियों में यहाँ पे कोहरा होता है, सब ट्रॉपिकल मानसूनी क्लाइमेट है, कॉन्टिनेंटलिटी है। तो उसकी वजह से सर्दियों में बहुत कम टेम्परेचर हो जाता है। सहारनपुर एग्जाम्पल लिख दो, गर्मियों में बहुत ज़्यादा हो जाता है। प्रयागराज, बांदा, बुंदेलखंड रीजन में एग्जाम्पल। लाइन बाई लाइन पॉइंट याद आ रहे हैं ना। नहीं आ रहे तो आप इसको रिवाइज करो, और रिवाइज आना चाहिए जो अभी आपको बताया, तभी आप मेंस में लिख सकते हो। बताया मेंस का आंसर लिखते समय पेन रुकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहले बैठ के सोच रहे हैं फिर याद आया तो लिखा, फिर बैठ के सोचा याद आया तो लिखा, ऐसे तो आधा पेपर भी नहीं कर पाओगे। ये हमने पढ़ लिया कि जलवायु कैसी है। फिर ये जो जैसी जलवायु है वैसी क्यों है, तो फैक्टर क्या क्या है। तो फैक्टर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, साउथ वेस्ट मानसून है, नॉर्थ ईस्ट मानसून है, थंडर स्टॉर्म है, हिमालय की प्रेजेंस है, कॉन्टिनेंटलिटी है। ये दीज ऑल आर फैक्टर्स विच अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो कैसा क्लाइमेट है, ऐसा क्लाइमेट क्यों है, इसके बाद में इस क्लाइमेट के प्रभाव क्या हैं। तो ये अलग अलग इकट्ठे भी आ सकते हैं कि पॉजिटिव प्रभाव लिखो, निगेटिव लिखो, ओवरऑल लिखो। ऐसे भी आ सकता है एग्रीकल्चर पे प्रभाव बताओ तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों लिखेंगे। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस पे बताओ तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों। तो इतना मटेरियल दिया गया है कि अगर इसका एक सेक्शन भी पूछ लिया जाए, सिंगल पूरा प्रभाव आ जाएगा तब भी लिख लोगे। खाली एग्रीकल्चर पे प्रभाव पूछेगा तो पॉजिटिव निगेटिव बना के जितने पॉइंट बताए हैं वो लिखोगे, तो 125 से 200 शब्द वाला आराम से। तो ये 4 टॉपिक आज हमने कर लिए। जियोलॉजिकल स्केल,
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूपी क्लाइमेट, फैक्टर ऑफ यूपी क्लाइमेट एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ यूपी क्लाइमेट। आज इस लेक्चर में इतना ही। इससे आगे का हम करेंगे अपने फोर्थ लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।